बजा दीजिए। डॉक्टर हृदेश, प्लीज आप मंच पर आ जाएं। राजेश शर्मा भाई। और गौरव राजावत साहब, आप भी मंच पर आ जाएं। चूंकि उस वक्त मोमेंटम आपको नहीं दे पाए थे, लेकिन आपका सम्मान अब आपके हाथों में। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे नवीन जैन जी से। मेरे सहयोगी रंजना उस विषय को उठाएंगी कि कितना बदला आगरा, या फिर कहें कि बदलता जो आगरा है उसकी राह कितनी उन्नत है, उसका पथ कितना शानदार है। रंजना, ओवर टू यू। शुक्रिया अतुल सर, आप माइक ले लीजिए। वो कहते हैं कि संवर सकती है तकदीर एक पत्थर की भी, शर्त यह है कि उसे सलीके से तराशा जाए। और कुछ ऐसा ही हुआ है आगरा के साथ। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में सर आगरा ने परचम लहराया है और उत्तर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस क्षेत्र के लिए। देश में 5वां स्थान हासिल किया है। बधाई के पात्र सर आप भी हैं। सवाल इतना बड़ा सूबा, इतने सारे जिले और आशीर्वाद से आगरा को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला। और आगरा शहर के ना हुआ कि स्मार्ट सिटी, लोग जानते हैं कि स्मार्ट सिटी माने पूरा आगरा महानगर। आगरा महानगर में 100 वार्ड हैं और जो स्मार्ट सिटी के अभी हमारे जो काम चल रहे हैं वो 9 वार्ड हैं और एक वार्ड में आंशिक रूप से है, लगभग 10 वार्ड मान लीजिए। और धीमे धीमे करके जब स्वच्छता की बात आई, प्रधानमंत्री जी ने जब वो नारा दिया कि देश को स्वच्छ बनाना है, अपने अपने महानगर को स्वच्छता की रैंकिंग में आगे लाना है, तो आगरा शहर, आगरा नगर निगम ने भी उसमें भाग लिया। और मैं बताना चाहूँगा कि 2017 में आगरा की जो रैंकिंग थी वो 247वां स्थान था आगरे का। 2018 में जब हमने स्वच्छता में भाग लिया तो जो 247वां स्थान था उसका 102 का स्थान प्राप्त किया हमने। और 2019 में 85वां स्थान प्राप्त किया। और 2020 में जब रैंकिंग हुई तो पूरे भारत में स्वच्छता के क्षेत्र में आगरा का 16वां स्थान हमने प्राप्त किया। एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमने आगरा शहर में हासिल करी। अपने आगरा में जो हमारे सफाई कर्मचारी बदौलत और अधिकारियों के भी अच्छे काम के कारण से, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आशीर्वाद और जो प्रेरणा हम सभी को मिलती है, हमारी प्रधानमंत्री जी का जो समय समय पर हमें मार्गदर्शन मिलता है, हमारी पूरी आगरा नगर निगम की टीम ने एकदम से जो ये 9 वार्ड हैं, जो हमारा भारत की शान, आगरा की शान है, और ताजमहल के आसपास के एरिया को से वो लिए, पूरब का हिस्सा, उत्तर का, दक्षिण का, पश्चिम का, जो अगल बगल के जितने वार्ड हैं, लगभग मूल परिवर्तन करने का काम किया। एक नया आगरा और एक खूबसूरत शहर इन 10 वार्डों को बनाने का हमने तेजी किया। और उसी के कारण से जो प्रगति है, उस कार्य की प्रगति में हमने देश के अंदर एक अच्छा स्थान प्राप्त किया, जिसका आप जिक्र कर रही थी। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर जितना हमारे स्मार्ट सिटी के जो शहर हैं, उन शहरों में अगर सबसे पहले काम पूरा करने वाला अगर कोई शहर होगा स्मार्ट सिटी योजना का, वो आगरा होगा। बिल्कुल, और यही वजह है कि इसको और एक स्टेप ऊपर आप लेकर जा रहे हैं और ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर ग्रेटर आगरा बनाने की कवायद भी शुरू की जा चुकी है, जिसको लेकर वक्त वक्त पर जाकर उसका निरीक्षण भी कर रही है। लेकिन कोरोना काल की वजह से कहीं ना कहीं उस पर ब्रेक लगा है, क्योंकि जिक्र आप अगर सबसे जल्दी किसी क्षेत्र में काम होता है तो वो आगरा है। आपसे जानना चाहूंगी इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, कि अब ग्रेटर आगरा को कितनी जल्दी बनकर पूर्ण होते हुए हम देखेंगे। बहुत उम्मीद शहर की जनता, जब ग्रेटर आगरा की घोषणा हुई तो उम्मीद जनता को है। और जो हमारा फतेहाबाद रोड के सहारे ही रिंग रोड है, और रिंग रोड के पास में एक टोल प्लाजा के पास ग्रेटर आगरा की ज़मीन का चयन किया गया है। हमारे आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का निरंतर
मॉनिटरिंग भी की जा रही है और मेरा बीसी जो आगरा विकास पार्क है जी उनके साथ भी कोशिश चल रही है। ऐसे लोग रहे हैं हाँ और फार्म हाउस तक की भी योजना वहाँ पर बनाने का काम है। लोगों को लगना चाहिए कि अगर एक जब हम नोएडा की बात करते हैं तो आगरा की भी बात होनी चाहिए। अब आगरा भी किसी नोएडा से कम नहीं है। हमारे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जहाँ नोएडा में आपको देखने को मिल रही है, आगरा में भी बहुत बड़ी संख्या में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और उसमें रहने वालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। लोग अब कहने लगे हैं कि आगरा बदल रहा है, शहर बदल रहा है, शहर की मूलभूत सुविधाओं में बदलाव आया है। पिछले 4 वर्षों में अमूलचूल परिवर्तन आ रहा है और आगामी कई योजनाएं हमारी पाइपलाइन में है। आगरा शहर की अगर मैं बात करूं, जब मैं मेयर बना आज से 4 साल पहले, तो आगरा में केवल 52% 52% पानी की लाइन थी जी। शहर के अंदर, जिसको हमने 15% और बढ़ा दिया है। सीवर लाइन की भी 50% लाइनें थी, उस सीवर लाइन को भी हमने 20% बढ़ाने का काम किया है। जी। पिछले 4 वर्षों से निरंतर आगरा में प्रगति जिस तेजी से चल रही है, हाँ। लोगों में इस बात की थोड़ी नाराजगी रहती है, खुदाई हो रही है, धूल उड़ रही है, तो विकास होगा तो खुदा डेवलपमेंट करना है तो खुदाई लेकिन तो नवीन जी करने का बदलाव होगा। तभी अच्छा लगता है जब हर क्षेत्र में किया जाए, क्योंकि आप जिक्र कर रहे थे सीवरेज का भी, खासतौर पर आगरा के जो रूरल क्षेत्र हैं और मौसमी बीमारियां, चूंकि संक्रमण आप देख रहे हैं कि किस प्रकार फैल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी ये तस्वीर हमने देखी है। लोग खासे परेशान हैं, गलियों नालों कूचों में पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से पहले कोरोना से तो लोग भयभीत थे ही, लेकिन अब मौसमी बीमारियों के संक्रमण से भी लोग अपने आप को कैसे बचाएं, उसकी जद्दोजहद में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें भी एक के बाद एक हमने देखी हैं, जो कम से कम गंभीर भी हैं और कहीं ना कहीं चिंता करने वाली भी। उसमें बदलाव कब होगा? देखिए, आगरा 20 लाख से अधिक आगरा महानगर की आबादी है। इसके नगर निगम के 100 वार्ड हैं, 5000 गली मोहल्लों का शहर है, 1200 किलोमीटर की इसकी आंतरिक सड़कों का एक जाल बिछा हुआ है। जी और जब इतना बड़ा शहर होता है तो मैंने कहा कि निरंतर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस शहर ने बहुत प्रगति की है और प्रगति की संभावनाएं आगरा में बहुत अधिक चल भी रही हैं। लेकिन इतना बड़ा शहर होने पर कहीं कहीं जल भराव की समस्या कई पॉइंटों पर आई होगी, और लेकिन हमारी निरंतर कोशिश है, हमारी नगर निगम की टीम की कोशिश है, लगातार हमारे जो नगर निगम के 4000 सफाई कर्मचारी, हमारे अधिकारी सभी पूरे शहर की निगरानी में रखे हुए हैं। और यही कारण है आगरा शहर में कई दिनों तक जहाँ पानी भरने की शिकायत आती है, आगरा में कहीं नहीं मिलेगी। और यहाँ तक कि जो डेंगू का जो प्रकोप चल रहा है, आगरा बहुत कंट्रोल करके चल रहा है। डेंगू की ना डेंगू के मच्छर पनपे, इसके लिए निरंतर फॉगिंग मशीन के द्वारा उसका और एंटी लार्वा के द्वारा और निरंतर छिड़काव के काम हमारे नगर निगम के द्वारा चल रहे हैं। और यही कारण है कि आज आगरा में डेंगू कंट्रोल में चल रहा है। बिल्कुल, और उम्मीद यही है कि ये पूरी तरीके से जड़ से खत्म हो, जिससे कि जो रूरल क्षेत्र हैं जिनकी समस्याएं बनी हुई हैं, जब नया आगरा आएगा, ग्रेटर आगरा जिसका जिक्र हम कर रहे थे, तो इन बदलती तस्वीरों के साथ इसे हम अपने जहन में भी संजो पाएंगे। नवीन जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमें अपने भविष्य को अगर सुरक्षित करना होता है तो आज से ही हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। मैं बात शिक्षा के क्षेत्र की कर रही हूँ कि देश के भविष्य को, क्षेत्र के भविष्य को सुरक्षित करना है तो शिक्षा में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं उस इन्वेस्टमेंट में ब्रेकेज आया है, फुल स्टॉप कहीं ना कहीं लगा है कोरोना काल की वजह से, जब चीज़ें ऑनलाइन हो गई, जिसका खामियाजा अगेन रूरल क्षेत्र के जो छात्र छात्राएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं हो पाती हैं। किस तरीके से इसको आप देख रहे हैं? क्या ऑनलाइन ऑफलाइन को बैलेंस करके आगे चलिएगा या फिर ऑनलाइन का जो चलन बढ़ चला है उसे ही कंटिन्यू कीजिएगा? देखिए, आपने सही विषय रखा है कि कोरोना काल के कारण से शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जो बच्चे हैं वो पीछे हो रहे हैं। और हालांकि मैं जो शिक्षा पद्धति है आज की, उसकी गिरती हुई जो क्वालिटी है और वो बहुत ख़राब स्थिति में है। मैंने देखा कई बच्चे तो ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएट बच्चों को अगर आप उनका पेपर लेके उनसे कुछ लिखवाएं, एक एप्लीकेशन लिखवाओ, तो वो ठीक ढंग से एप्लीकेशन नहीं लिखवा पा रहे हैं। उनकी हैंड राइटिंग बड़ी ख़राब होती है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं है। और हमारे जो ट्यूशन पद्धति है, इस ट्यूशन पद्धति ने तो बहुत ख़राब किया है। वो लोग ट्यूशन पढ़ाने का काम कर रहे हैं जिन्हें कहीं रोजगार नहीं मिलता है, उन्हें एक रोजगार मिल जाता है कि चलो भाई ट्यूशन पढ़ा दो, और वो बच्चों की नींव को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। मैं कई जगह गया, मैंने कई कोचिंग में जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि बच्चों का भविष्य का निर्माण करने वाले आप लोग, अगर आपको ठीक ढंग से एजुकेशन आपकी नहीं हुई है तो मत पढ़ाओ ट्यूशन। जो व्यक्ति हमेशा प्राइवेट करा, हाई स्कूल प्राइवेट, लेकिन सर यही तो चुनौती है ना, जैसे हम कहते हैं कि झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं जो मरीजों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे ही जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है और बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, यही तो चुनौती है। इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और अमूलचूल परिवर्तन करने का काम है। अगर शिक्षा को हमने ठीक नहीं किया तो हमारा देश का भविष्य
ठीक होने वाला बिल्कुल नहीं सर, है। इसी को इरेडिकेट कैसे किया जाएगा उसके ठीक है, शिक्षा के स्तर को अच्छे जो टीचर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए, फेयर अपॉइंटमेंट होना चाहिए। अच्छे जो टीचर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो पाता है। हमारी जो क्वालिटी है वो बाहर जाके बस रही है। हिंदुस्तान छोड़ के विदेशों में कहीं जाने की बात होती है। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं और बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं। मैंने काहे को अमेरिका जा रहे हो, काहे को आप लंदन जा रहे हो, काहे को आप विदेशों में जाके सर्विस, अपने देश की सेवा करो। यहाँ से आपने पढ़े हो, बले हो, आपने शिक्षा ग्रहण करी है, तो बोले साहब यहाँ पर भविष्य अच्छा नहीं है। ऐसी जो भावना अगर आ रही है, हालांकि इस पिछले 5-7 साल में काफी परिवर्तन आया है। जो लोग इंडिया छोड़ के बाहर चले गए थे, अब वापसी इंडिया के अंदर हो रही है। भारत के अंदर माहौल एक अच्छा सम्मानजनक स्थिति बन रही है, लेकिन पिछले 50-40 वर्षों से जो माहौल खराब हुआ उसका खामियाना देश भुगत रहा है। बिल्कुल उम्मीद यही है कि इस भावना में बदलाव हो, पर्यटन के क्षेत्र के अलावा क्षेत्र में भी आगरा को आना जाए और जो बच्चे यहाँ से बाहर निकल के जा रहे हैं कम से कम यहाँ के बच्चे तो यहीं पढ़ें, इसी चीज़ की उम्मीद भी है। नवीन जी, बात अर्थव्यवस्था की थोड़ी सी कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वो भी। एक वक्त ऐसा था जब विश्व के अर्थव्यवस्था का 5वां हिस्सा आगरा से जाया करता था, लेकिन उस दौर से इस दौर में कई परिवर्तन हमने हुए देखे हैं और ये परिवर्तन बहुत ज़्यादा अच्छे रहे नहीं हैं। खासतौर पर जो छोटे कारोबारी हैं, जो छोटे उद्यमी हैं, वो खासे परेशान हैं। बुनियादी सुविधाएं, देखिए, आपने सही बात रखी है कि आगरा एक बहुत बड़ा उद्यमी शहर रहा है। चूँकि ताजमहल ऐतिहासिक इमारत है, उसके कारण से हमारे इंडस्ट्रीज को उजड़ी भी है। इंडस्ट्री लोग बेकार भी हुए हैं। यहाँ के व्यापारी हैं, उन्होंने आगरा छोड़ के दूसरे शहरों में अपनी इंडस्ट्रीज को बसाने का काम किया है, अन्य जिलों में गए हैं। तो प्रतिबंध तो लगा, नई इंडस्ट्रीज नहीं लगाएंगे, पुरानी इंडस्ट्रीज है उसे बंद करिए क्योंकि पॉल्यूशन हो रहा है। लेकिन उसके अलावा पॉल्यूशन मुक्त इंडस्ट्रीज भी ऐसी है जो आगरा में लगाई जा सकती हैं। उस दिशा में भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। कि मेरा कहना है कि पूरे भारत सरकार का ये प्रतिबंध है, और जब प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट के द्वारा है, कोई पॉल्यूशन करने वाली इंडस्ट्रीज आगरा में नहीं लगेगी, तो एक पॉलिसी पूरे भारत की बने कि अगर पॉल्यूशन मुक्त कोई इंडस्ट्रीज बने तो वो आगरा जाए। बिल्कुल और नवीन जी, सुविधा मिलनी चाहिए आगरा में, सब्सिडी मिलनी चाहिए। आगरा को अगर बढ़ावा नहीं दिया तो जो रेवेन्यू आगरा से आपने बात करी जा रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, स्टेट गवर्नमेंट को, उस रेवेन्यू के कलेक्शन में भी कमी आई है। उसका मुख्य कारण है कि यहाँ पे बढ़ती हुई बेरोजगारी, उद्योगों का समाप्त होना, दो बड़ी एक समस्या है जिन पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ये तो एक फैक्टर हो गया नवीन जी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि जिस चीज़ के लिए हम जाने जाते हैं, जूता उद्योग के लिए विश्व भर में आगरा मशहूर है, उस उद्योग की कच्ची सामग्री तक यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाती। छोटे उद्यमी लगातार ये शिकायत कर रहे हैं कि विदेश जाना पड़ता है या फिर बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है कच्ची सामग्री के लिए। हाँ, इस पर ध्यान देना चाहिए। जूता उद्योग हमारा आगरे का बहुत प्राचीन और पुराना उद्योग है, और जूते की आगरा के जूते की तो विदेशों में धाक जमी हुई है। और इंडिया के अंदर भी मैं आप बेंगलोर निकल जाओ और अन्य कर्नाटक क्षेत्र में भी मेरे एक मिलने वाले बेंगलोर में, वो कह रहे हैं आगरे का जूता है, दिखाते हैं अपने शोरूमों में। तो जब आगरे की एक ऐसी बड़ी पहचान है तो इसको और बढ़ावा देने के लिए जो आ रही समस्या है, एक वाकई ये निश्चित रूप से समस्या है, इसका समाधान के लिए तो आज इस मंच प्रयास से आप ये करना आश्वासन चाहिए। देते हैं तमाम उद्योगियों को कि आने वाले समय में तस्वीर बदलेगी। हाँ, जूता के संबंध में, जूते की में जो मैन्युफैक्चरिंग में आ रही समस्या है उनको समाधान करने के लिए यहाँ के जो इंडस्ट्रीज हैं और उनसे बैठकर हम बातचीत करके और समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसको लेकर लगातार उद्यमियों की तरफ से शिकायतें मिलती रही हैं। चूंकि मौसमी बीमारियों का जिक्र हम पहले भी कर रहे थे, ये सवाल मैं आपसे लेना चाह रही थी लेकिन मेरे जहन से निकल गया। कोरोना काल के दौरान जो तस्वीर हमने पहली लहर के दौरान देखी और फिर दूसरी लहर के दौरान भी जो तस्वीर आगरा की निकल कर सामने आई, वो भयावह रही। ऐसे में एक वक्त ऐसा भी था जब 1919 लोगों पर सिर्फ एक बेड था, 11,000 लोगों पर सिर्फ एक वेंटिलेटर था। ऐसे कैसे न्यू आगरा बनेगा सर? मुझे ठीक था कि पहली जो लहर थी वो इतनी ज़्यादा घातक नहीं थी, और जब दूसरी लहर आई तो अब हर परिवार में कोरोना के मरीज निकले, और जितनी संसाधन होते हैं उस संसाधन के उससे कई गुना ज़्यादा बीमारी फैली। लेकिन जिस तरह से दूसरी लहर को उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से और उनके अधिकारियों के द्वारा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वयं कोरोना पीड़ित होकर भी 20 घंटे तक लगातार काम करके, मॉनिटरिंग करके, हर जिले की मॉनिटरिंग, हर टिप्स उनके उंगलियों पर रहा करता था। और जिस तरह से उन्होंने कंट्रोल किया, एक बार तो स्थिति ऐसी आ गई जैसे महाराष्ट्र की स्थिति बहुत खराब रही, महाराष्ट्र के सरकार उसे संभाल नहीं पाई और महाराष्ट्र से चल के धीमे धीमे उत्तर प्रदेश के अंदर वो फैली। लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस कोरोना से लड़ाई लड़ी गई, वो लड़ाई पहुंचे, कोरोना आया और लेकिन समाप्त करने का काम भी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। और यहाँ के अधिकारी, डॉक्टर्स और
सबने मिलकर उसमें सहयोग प्रदान किया और यही कारण था कि हमने उसको कंट्रोल में किया। तो तीसरी उत्तर लहर प्रदेश के लिए तैयार है आगरा? तीसरी लहर के लिए पूरी तैयारी सरकार के स्तर पे हुई है और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो सचेत रहने के लिए कहा गया है और पहले संभावना बताई जा रही है कि सितंबर तक निश्चित रूप से तीसरी लहर आ जाएगी, लेकिन आज सितंबर निकलने को हो रहा है। प्रभु श्री राम की अगर आशीर्वाद कृपा रही तो इस बार जो तीसरी लहर की संभावना प्रकट की जा रही है, शायद हम धीमे धीमे आगरा और भारत की जनता सचेत जिस प्रकार से हुई है और प्रिकॉशंस लेकर काम कर रही है, अगर यही स्पीड रही तो हो सकता है हम बच जाए तीसरी लहर। देखिए, उम्मीद तो हम यही करते हैं कि तीसरी लहर ना आए, लेकिन अगर जिस तरीके से केसेस में एक बार फिर से बीच में हमने इजाफा होता हुआ देखा, इन सब के बीच मौसमी बीमारियों का जो संक्रमण फैल रहा है उसकी वजह से लोग भयभीत है, तो कम से कम वो तस्वीर न दोहराई जाए। जिन सुविधाओं के लिए मोहताज होते हुए हमने लोगों को देखा है, कम से कम वो मंजर एक बार फिर से देखने को न मिले, जिसका आश्वासन भी आज आपने हमारे मंच से प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को नहीं, दिया है। आगरा में जिस प्रकार से हमारे प्रशासन के द्वारा तैयारियां की गई हैं, मैं कह सकता हूं कि तीसरी लहर को हम बड़े अच्छे ढंग से कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम आगरा में हो रहा है और नए नए कई प्लांट आगरा में ऑक्सीजन के लगे हैं और बेडों की संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। हमारे प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं तो उन्होंने भी बहुत अच्छी तैयारियां की हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज, सरकारी हॉस्पिटल्स के द्वारा बहुत अच्छे व्यवस्थित तरीके से हॉस्पिटलों की जो व्यवस्था की गई है, उससे मुझे लगता है कि जो दूसरी लहर से बेटर स्थिति में हमारे सुविधा जन जन को हम पहुंचाने का काम करेंगे। अगर कोई गंभीर ऐसी स्थिति आती है तो आगरा शहर के लोग निश्चिंत रहें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो कोई किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। चलिए, इसी उम्मीद के साथ उम्मीद ये भी है कि लोग भी पूरा सरकार के साथ, आप सभी के साथ, प्रशासनिक अमले के साथ सहयोग करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप जैसी शख्सियत हमारे बीच में हो तो जनता के सवाल हम जरूर लें, क्योंकि कानून व्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था हो, उद्योग हो, शिक्षा हो, ये ऐसे बुनियादी मुद्दे हैं जिससे एक पूरा ढांचा तैयार हम कर सकते हैं और मजबूती से कैसे किया जा रहा है इसके बेबाकी से आपने जवाब दिए। जोरदार तालियां एक बार नवीन जैन जी के लिए हो जाए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया रंजना। तो नवीन जैन साहब ने क्या इस वक्त आगरा की स्थिति है और उन्नत राह पर, उस पथ पर आगे कैसे बढ़ रहा, इसको लेकर चर्चा की। मैं चाहूंगा अरविंद जी जरा आप मंच पर आ जाएं और मोमेंटो देकर जैन साहब का सम्मान किया जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बहुत छोटा सा बाद अधिवेशन और उसके सत्र आगे भी जारी है। हाँ वही कभी नहीं।